नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2-3 चीज़ें हैं, इन पर चर्चा करना ज़रूरी है। अनदेखा भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को अनदेखा करना मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं हमारे सामने, जिन पर चर्चा करना और इन लोगों को एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक मौलाना है तौकीर रज़ा, और ये तौकीर रज़ा वैसे तो विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, हैसियत नहीं है और कांग्रेस के नेताओं के करीबी रहे हैं, उनके साथ नज़र आते रहे हैं। एक बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिए थे। कांग्रेस को समर्थन की इन्होंने बात भी कही थी। इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग हमारे नौजवान भी करने लगें, तो क्या होगा? इन्होंने ये भी कहा कि फिर खालिस्तान की जो मांग की जा रही है, उसमें क्या परेशानी है? वो भी ठीक ही है फिर तो। कि वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन करार दे दिया और मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि साहब इनके टाइम में मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं। 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को जबरन डरा धमका करके उनका अपहरण कर लिया, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया और मोदी को धृतराष्ट्र बता दिया इन्होंने। चर्चा करते हैं, पहले तो ये जानेंगे कि ये तौकीर रजा हैं कौन और इतना जहर कैसे उगल रहे हैं। दूसरा मुद्दा है फारूक अब्दुल्ला का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या ये 24 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनको आप चीन भेज देंगे? ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुड़ जाते हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार के साथ, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। ये तौकीर रजा हैं कौन और इस तरह के बेहद आपत्तिजनक बयान देने का मतलब क्या है? देखिए, पहले बहुत तो थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लें। 1856 या 1860 के आसपास सहारनपुर की देवबंद तहसील में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई थी और उस समय तक जो है ये 1866 में और दिल्ली में मुगल साम्राज्य का तंबू उखड़ चुका था। उस समय मुसलमानों ने भारत में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की सुरक्षा के लिए 2 संस्थाएं कायम की थी। एक तो दारुल उलूम देवबंद और एक बिहार में इमारत शारिया, जो पटना के पास एक कस्बा है बिहार शरीफ, वहाँ। और ये देवबंदी जो देवबंद में जो ये मदरसे की स्थापना हुई थी, इसका जो रोल मॉडल था, जो इनके आदर्श थे, वो इब्न वहाब थे, वो हिजाज प्रोविंस के, जो उस समय टर्किश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। वो बाद में सऊदी अरब बना 1932 में। वो बहुत ही कट्टर इस्लाम है, जो किसी भी बहुत ही कट्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के लिए जाना जाता है, वहाबी इस्लाम। उसको इब्न वहाब, चूंकि उसके प्रचारक थे हिजाज में, जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है, तो इसलिए उसको वहाबी कहा जाता है। इंडिया में देवबंदी भी कहा जाता है। तो इसके तो और ये दरगाहों में, मज़ारों में ये जाके चादर चढ़ाना और ये वहाँ पे इबादत करना और ये माथा टेकना, इस सब को वो कहते थे ये सब बुत परस्ती है, ये कुफ्र है, इसका इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। तो इसके विरोध में बरेलवी सुन्नी इस्लाम की स्थापना हुई थी बरेली में, वो भी 19th सेंचुरी में हुई थी। और 1946-47 में जब पाकिस्तान बन रहा था, तब ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के और ये सुन्नी बरेलवी इस्लाम के लोगों ने
मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बड़ी ताकत उपलब्ध कराई थी। कैडर इन्हीं का था ये सारे काम के लिए। और और इसके जो संस्थापक थे बरेलवी इस्लाम के, सुन्नियों के, इस फिरके के, उनको उनका भी हेडक्वार्टर वहीं है। उनको आला हजरत कहा जाता है, उनकी मजार वहां पे है। और बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। सुन्नी मुसलमानों में ये माना जाता है कि 90% के से अधिक भी जो सुन्नी है वो बरेलवी हैं। और बहुत छोटा तबका जो है वो वहाबी या देवबंदी है। तो ये जो आजादी के बाद तो ये खामोश रहे, और पिछले करीब 20 सालों से जो मौलाना तौकीर रजा हैं, इन्होंने संस्था बना रखी है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल। और ये समय समय पर हर पार्टी से के साथ ये जाके ये फुटसी करते हैं, ये अपना ये खेल खेलते हैं। सभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। 2009 के लोकसभा चुनाव में तो जो कांग्रेस के स्वनामधन्य नेता हैं, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके उन्होंने इनको एक हेलीकॉप्टर दे दिया था, और ये बकायदा उनके लिए कैंपेन करते थे। तो ये राजनीति भी नहीं। और 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुसलमानों को त्रिशूल बांटेंगे। तो उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, भाई आप तो मुसलमान हैं और ये शिव जी का प्रतीक आप त्रिशूल क्यों बांट रहे हैं। तो ये खबरों में रहते हैं और ये इस तरह के बयान खूब देते हैं। अभी हाल में ही जो जो मामला हुआ था 2 साल पहले नागरिकता कानून का, उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा भारी जलसा किया था बरेली में। और ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगातार दबाव में रखने का प्रयास करते हैं कि हम देखो 2 लाख लोग ले आएंगे। तो ये भी ये केवल ये उसी दिशा में एक नया कदम है कि 2024 का चुनाव आ रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी आए और इनकी मान मनोबल करें, इनसे मिन्नतें करें कि साहब हमको जो है कि आइए हमसे अलायंस कीजिए। ये केवल एक सीट जितवा पाते हैं बरेली में, वो बहेड़ी और या बरेली कैंट की जो असेंबली सीट है। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, उनको मालूम है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों उनके पास आएंगी। लेकिन मौलाना साहब का मैं एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम मौलाना थोड़ा भारतीय हो गए हैं, और नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए उनको महाभारत से ही, उनको दृष्टांत और महाभारत का ही एक कैरेक्टर का हवाला देना पड़ रहा है, धृतराष्ट्र का। हालांकि नेगेटिव है, लेकिन उनको अब उनको भारतीय संस्कृति में कुछ के जो हमारी प्राचीन दर्शन है उसमें से कुछ ऐसे चरित्र उनको मिल रहे हैं जिनको वो जान रहे हैं। तो मौलाना थोड़े भारतीय हो रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने महाभारत अगर पढ़ी है तो उन्होंने शायद भगवत गीता भी पढ़ेंगे कल। तो शायद उनका तो उनके दिमाग में जो तमाम किस्म का जो पॉल्यूशन घुसा हुआ है वो साफ हो जाएगा जी। और ये बयान देने के पीछे मकसद क्या है? केवल सुर्खियां बटोरना, अपनी रिलीवेंसी को बताने की कोशिश करना, या कुछ और? देखिए साहब, ऐसा है कि ये हम लोग ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो चुनावी राजनीति है, चुनाव तो हर 5 साल में आता है और यूपी में तो हमेशा चुनाव ही रहता है। अगर 24 में चुनाव होगा लोकसभा का, तो 27 में होगा विधानसभा का। मामला ये केवल चुनाव नहीं है, मामला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मामला केवल ये है जो महाभारत की कहानी है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे 5 गांव का प्रस्ताव लेकर के, कौरवों के पास। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। पांडवों को लगता था कि कौरव अगर 5 गांव के प्रस्ताव पे मान जाएगा तो युद्ध नहीं होगा। यानी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट हमारा ऑप्शन नहीं है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर अस। इनको जो जो इस्लाम का इतिहास रहा है दुनिया में और भारत में, उनको आपके अस्तित्व से ही परेशानी है। उनको हम जो है हम गाय को रोटी खिलाते हैं और वो गाय के साथ रोटी खाते हैं, ये फर्क हमें समझ लेना चाहिए। तो ये जो और ये आजादी के बाद से जो गंगो जमन तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई भाई भाई, इस तरह के जो नैरेटिव बनाए गए हैं, जो कि निहायत खोखले नैरेटिव हैं, और इसी झूठ पे देश को चलाया जा रहा है पिछले 100 साल से। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन जून 47 में कांग्रेस
वर्किंग कमेटी ने बाकायदा पाकिस्तान के निर्माण को अप्रूवल दे दिया अंग्रेजों के इस फैसले को। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि महात्मा गांधी ने या नेहरू ने या उस तरह की कांग्रेस ने क्या संदेश दिया था पश्चिम पंजाब, जो आज पाकिस्तान के हिंदुओं को, कराची के हिंदुओं को, रावलपिंडी के और मुल्तान के और पेशावर के, कि भाई तुम्हारा क्या होगा और या तुम वहां से भागो, क्या क्या आपने कहा था? तो ये हमेशा जो है ये जो भाईचारे में हिंदू तो हमेशा चारा ही होता है। तो ये बातें अब साफ-साफ सामने आनी चाहिए कि भाई आखिरकार हम अपने इतिहास से कब सीखेंगे? तो जितने भी भारतीय प्रतीक हैं, केरल में अगर किसी भी सेमिनार का, किसी का समारोह का अगर उद्घाटन हो रहा है और अगर उसमें दीपक जला करके अगर उस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाता है, तो उनको उससे भी आपत्ति है कि ये तो मजहबी मामला है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है और दूसरी बात जो सबसे बड़ा जो इस देश में जो भ्रम फैलाया गया और बहुत बड़ी आबादी भ्रम का शिकार है कि धर्म और मजहब एक नहीं है, धर्म और रिलीजन एक नहीं है, मजहब और रिलीजन अलग और धर्म अलग-अलग चीजें हैं। धर्म का कोई अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में समानार्थी शब्द नहीं है। धर्म होने की सनातन संस्कृति का हिस्सा होने की, सनातनी हिंदू होने की कोई शर्त नहीं है। लेकिन आप अगर अब्राहमिक मजहब जो है यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम जिनको कहा जो कि हजरत पैगंबर की संतानें मानी जाती हैं, तो यहाँ पे होने की शर्त है। यदि आप ईसाई हैं तो आपको बाइबल में जीसस क्राइस्ट में या सन ऑफ द गॉड में विश्वास करना पड़ेगा। आप बिना बाइबल में विश्वास लाए ईसाई नहीं बन सकते। वही शर्तें इस्लाम में हैं। लेकिन सनातनी होने की कोई शर्त नहीं है। आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, रामायण को नहीं पढ़ते हैं, आप मत पढ़िए, ये आपका निजी मामला है। नोबडी इज गोइंग टू इम्पोज एनी वैल्यू सिस्टम ऑन यू। तो ये बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए कि अब कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। और मोहन भागवत जी ने अभी हाल में ही बयान दिया था कि हिंदू समाज पिछले 1000 साल से युद्धरत है। तो उनकी बयान की इस गहराई को समझना चाहिए और उनका बयान जो है वो केवल आगामी चुनाव या पिछला चुनाव या आने वाले चुनाव को लेकर के नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हर विषय पे जो उनका मंतव्य होता है, जो उनकी राय होती है, जो उनके प्रमुख नेताओं के बयान होते हैं, वो बहुत ही एक लॉन्ग टर्म विजन पे आधारित होते हैं और उनका कभी इस बात से मतलब नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे चुनावी लाभ होगा या हानि होगी या क्या होगा। वो अपने संगठन का जो उनका अपना विजन है जिसपे वो 100 साल से काम कर रहे हैं और 1925 में उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में हमको देखना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो 1000 साल से चल रही है, ये ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान बनने के बाद समाप्त हो गई हो। आपने पाकिस्तान दे दिया, पाकिस्तान में जो है जो 25% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, आज कहाँ गई वो? 1% रह गई है। बांग्लादेश बना 1971 में, उस समय वहां पे 28% हिंदू आबादी थी, आज वो भी 6-7% रह गई है, वो कहाँ गई है? कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आज भी क्या हो रहा है? आज कश्मीर में अब तक जो है इस सीजन 2022-23 की सीजन में 1,60,00,000 पर्यटक आए हैं। तो उनको हिंदू पर्यटक का तो स्वागत है, लेकिन जो कश्मीर के हिंदू मूल निवासी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हत्याएं आज भी हो रही हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए और ये जो हम लोगों को जो बार-बार घुटकी पिटाई जाती है सेकुलरिज्म और एकता और भाईचारा, ये वन वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक और ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? और जो आपने बयान और मैं जो जहां तक इनके बयान की बात है मौलाना तौकीर रजा खान की, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और यूपी में योगी आदित्यनाथ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरीके से आजादी के बाद से या बल्कि उसके पहले से भी जो मुसलमानों का जो अपर कास्ट है जिसको अशराफिया बोलते हैं, इलीट क्लास या अभिजात्य वर्ग, इसमें 4 जातियां आती हैं, शेख, सैयद और तुर्क पठान। भारत में तुर्कों को मुगल कहा जाता है। मुसलमानों की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इदारे हैं, जैसे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दारुल उलूम देवबंद हो
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, लखनऊ का नदवातुल उलेमा हो, या आजमगढ़ का जो शिबली कॉलेज हो, इन सारी संस्थाओं पर कब्जा इसी अशराफिया का है। 1947 में इसी अशराफिया ने इस्लाम को खतरे का हवाला देकर के पाकिस्तान बनवाया। इसी लखनऊ में बना पाकिस्तान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना पाकिस्तान। ये और उस समय के और दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अशरफ थानवी तो बहुत करीबी सहयोगी थे मोहम्मद अली जिन्ना के। लखनऊ के ही नदवातुल उलेमा में जहाँ के मौलाना अली मियाँ थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन रहे, इसी लखनऊ के दारुल उलूम नदवातुल उलेमा में पाकिस्तान का पहला संविधान बना था, आइन बना था। और जो शिबली कॉलेज जो है मौलाना शिबली का आजमगढ़ में, जिसको बहुत बड़ा केंद्र कहा जाता है सेकुलरिज्म का और गंगो जमन तहजीब का, वो भी इस कमेटी में थे। तो ये और ये सारी चीजें वेंकट धूलीपालिया की एक बहुत मशहूर किताब है पाकिस्तान द क्रिएशन ऑफ न्यू मदीना में बहुत उसका विस्तार से वर्णन है। और वो सारा ब्यौरा दिल्ली की नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में बहुत ही सुरक्षा से आज भी उपलब्ध है। और जो सबसे बड़े नेता थे पाकिस्तान मूवमेंट के, राजा महमूदाबाद लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर एक सीतापुर जिले की तहसील है, और राजा महमूदाबाद पाकिस्तान चले गए थे और उनके साहबजादे का जन्म और पाकिस्तान में उनका मोहभंग हो गया, वहां से वो लंदन चले गए। जो उनके साहबजादे हैं वो वहीं पैदा हुए। और ये कांग्रेस का गंगो जमन तहजीब का कमाल देखिए, उन्हीं राजा महमूदाबाद के बेटे को उन्होंने लाके 1985 में कांग्रेस का विधायक बनवा दिया, और वो आज भी लखनऊ में रहते हैं कैसरबाग में। और वो आजकल हमको सिखाते, वो आजकल सेकुलरिज्म हम लोगों को बताते हैं। उनके साहबजादे भी एक यूनिवर्सिटी में हैं यही नॉर्थ इंडिया की। तो ये सब जो इतिहास है, ये अशरफ की समस्या है, और अशरफ ने हमेशा कांग्रेस को अपनी उंगलियों पे नचाया है कि हम आपको मुस्लिम वोट दिलाएंगे, आप हमारी मांगे मानिए। अगर आप याद करिए, मनमोहन सिंह के समय सच्चर कमेटी बनी थी। सच्चर कमेटी के तहत 40,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिया गया था। आज तक किसी ने बताया आपको पैसा कहाँ खर्च हुआ? ये सारा का सारा पैसा अशराफिया के लिए ही गया था। और ये जो मौलाना अरशद मदनी हैं, जमातुल उलेमा हिंद के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, और उनका भतीजा मौलाना महमूद मदनी, जो राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा का मेंबर रहा है, और वो इतने बेचैन हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह और रोम की कहानी सुना रहे हैं, और उनको मुसलमान ही उनकी बहुत आलोचना कर रहे हैं कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो ये अशराफिया की और ये एलीट क्लास की मुसलमानों की बेचैनी है। और जैसे बीजेपी ने अपना जो ध्यान देना शुरू किया है, जो फोकस बढ़ाना शुरू किया है पासवाना मुसलमान, यानी जो हिंदुओं की दलित पिछड़ी जातियों से जो मुसलमान बने हैं, जो ज्यादातर वर्किंग क्लास है, वो इनके इस्लाम खतरे के झांसे में नहीं आता है। इसको ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा कैनन फॉडर है और ये लड़ेगा हमारे लिए। तो इससे भी इनमें बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के सभी जातियों का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, दिल्ली में और बड़े शहरों में जो बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं, उनको ये नारा लगता होगा खोखला, लेकिन गांव-गांव में जो गरीबों को, हर जाति के लोगों को जाति मजहब के किसी भेदभाव के बगैर जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, अभी मिल रहा है, और पिछले 40 महीनों में उनको फ्री जो गेहूं चावल मिला है, और 2023 के अंत तक फिर वो मिलेगा। आप उनसे पूछिए क्या होता है हिंदू मुसलमान को। और ये बात यूपी की असेंबली में और केंद्र में भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता लगातार कह रहे हैं कि सबको, हर व्यक्ति को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इस योजना का लाभ मिला है। तो अशराफिया बहुत बेचैन है। 2024 का चुनाव आ रहा है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, और ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये यासीन मलिक हैं, जो कि JKLF के जो क्या हैं, आतंकवादी हैं कि अध्यक्ष हैं। ये सब लोग परेशान हैं। मनमोहन सिंह के समय यासीन मलिक का तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका स्वागत होता था। आज यासीन मलिक जेल में है। मनमोहन सिंह के समय जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का संगठन है, अलगाववादियों का संगठन है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो लोग हर साल जो है रमजान के महीने में
दिल्ली आते थे, पाकिस्तान एम्बेसी में रोजा अफ्तार कार्यक्रम में शामिल होते थे, 5 स्टार होटलों में ठहरते थे, उनके लिए सारी व्यवस्था होम मिनिस्ट्री कराती थी, गाड़ियां होती थी, लाखों रुपए खर्चा होता था। अब पिछले 8 साल से बंद हो गया है ये। अब आप तो जो है, आप याद करिए कि आज पिछले 4-5 सालों से आपने हुर्रियत का नाम तक नहीं सुना होगा कि हुर्रियत कभी हड़ताल करती थी श्रीनगर में और पूरा शहर बंद हो जाता था। कहीं नाम है? तो अब अशराफिया इस स्थिति में नहीं है। ये शेख सैयद साहब लोग अब इस स्थिति में नहीं है कि वो केंद्र में योगी आदित्यनाथ को, वो केंद्र में प्रधानमंत्री को, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, या आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई अपनी शर्तें, टर्म्स डिक्टेट कर सकें। इन लोगों को मालूम है कि अब हमारा तंबू उभर चुका है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे हुआ, आपने देखा, बहुत तेजी से आगे इसका विरोध किया था जमाते उलमा हिंद ने और तमाम संघों ने, और सपा बसपा कांग्रेस जो है इसके विरोध में खड़ी हो गई थी। और जिस तरीके से कार्रवाई की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में, जो बांग्लादेशी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, और रोता है, तो ये सबसे बहुत बेचैनी है। और सबसे अभी पिछले महीने ही दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टी को जो वापस ले लिया है एएसआई ने, जो इनकी कमाई का और रोहिंग्या मुस्लिमों को और बांग्लादेशी मुस्लिमों को दिल्ली में बसाने का एक जरिया केंद्र गया है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे की भी घोषणा की, उस पर भी काम नहीं शुरू हुआ है। तो ये सब चीजें जो होने जा रही हैं, तो जो अशराफिया की, जो शेख सैयद साहब लोगों की जो इकोनॉमिक ताकत का जो आधार है, अब उसके ऊपर सरकार की निगाह जा रही है, तो बेचैन तो होंगे ही। और जिस तरीके से योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, और जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, लोग जेल गए हैं, जो आपका मेरठ का जो याकूब कुरैशी, वो तो मेरठ का बादशाह है। डीएमएसपी उसके सामने हाथ बांधे खड़े होते थे, आज जेल में हैं उनके दोनों बेटे, और उनकी तमाम प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। तो ये सारी बेचैनी अभी आप देखिएगा और बढ़ेगी। अब उनकी चिंता केवल ये है कि 2024 में बीजेपी आए तो आए, लेकिन मोदी को रोको बस किसी तरीके से। और 9 साल में आप मोदी के ऊपर, मोदी की कार्यक्षमता के ऊपर, मोदी की इंटेग्रिटी के ऊपर आप एक सवाल नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि वो आदमी काम करता है। ये आपकी बहुत बड़ी परेशानी है। राहुल गांधी जो है पिछले 9 साल से रोज नई गाली खोज के ले आते हैं। उनके एक नेता है पवन खेड़ा, वो इतने हताश हो गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के माता पिता को ही गाली बकने लगते हैं। अब कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के पास, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी से लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल तरीकों से लड़ी जाएगी, ना कि प्रधानमंत्री को गाली दे करके या प्रधानमंत्री के माता पिता के ऊपर आक्षेप लगा करके। तो ये जो है, ये संकट बहुत गहरा है। ये राहुल गांधी हो या जॉर्ज सोरोस हो या आपका बीबीसी लंदन हो, सभी बेचैन है। केवल ये जो है आपके मौलाना तौकीर और ये फारूक अब्दुल्ला ही बेचैन नहीं है, बहुत लोग बेचैन हैं 24 को लेकर के। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने घर पर कई दलों की मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग के बाद उन्होंने मांग की कि साहब जम्मू कश्मीर में निर्धारित समय से पहले ही चुनाव कराए जाएं, मतलब देर हो गई है, चुनाव कराए जाएं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये तो चलिए ठीक है, वो मांग कर रहे हैं, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब ये कल्याणकारी राज्य नहीं है, गांधी जी वाला कल्याणकारी राज्य नहीं है, जहां बिना भेदभाव के सबको समान अधिकार दिए जा रहे हों। और इनका ये भी कहना है कि साहब मुसलमानों के साथ जो है धार्मिक लकीरें खींच करके जाति की जा रही है, उनको बांटा जा रहा, मतलब देश को बांटा जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और नफरत की राजनीति जो है वो नई नहीं है। ये लोग 22 से 24 करोड़ मुस्लिमों के साथ क्या करेंगे? क्या उन्हें समंदर में फेंक देंगे या चीन भेज देंगे? नहीं, फारूक साहब को ये अख्तियार किसने दिया कि वो भारत के 22 करोड़ या 24 करोड़ के जो मुसलमान को की वो नुमाइंदगी करें? ये उनको अख्तियार कहां से मिला?
वो तो केवल कश्मीर के नेता हैं। वो पहले ये बताएं कि श्रीनगर में जो जो उन्होंने तमाम अवैध कब्जे कर रखे थे, उस पर जो बुलडोजर चला है, और कश्मीर का स्थानीय मुसलमान जो है वो कह रहा है कि ये योगी मॉडल पूरे जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए, और वो ताली बजा रहा है, वो बहुत प्रसन्न है। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का सरकारी बंगला खाली कराया गया और उन्होंने अपने अपने बंगलों के आगे आसपास जो तमाम जमीनें कब्जा कर रखी थी, अरबों रुपए की जमीन खाली कराई गई है इसी फारूक अब्दुल्ला परिवार से, उसके बारे में तो बताएं वो। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक, यानी करीब जो है 33 महीने, जो 4 लाख करोड़ रुपए का जो खाद्यान्न, गेहूं, चावल और दाल और तेल सब जो पूरे देश में बटा है, वो क्या मुसलमानों को नहीं मिला? ये क्या कल्याणकारी योजना नहीं है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पिछले 6 सालों में पूरे देश भर के गरीबों के बैंक खातों में सीधे 28 लाख करोड़ रुपया भेज चुकी है। ये क्या कल्याण नहीं है? और कल्याण क्या होता है? और अगर केंद्र सरकार की ही योजनाओं का ब्यौरा लिया जाए, तो पिछले 6 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पैसा खर्च हो चुका है। वो चाहे आवास हो, चाहे वो बिजली कनेक्शन हो, चाहे वो एलपीजी कनेक्शन हो। 8 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए निःशुल्क। क्या ये कल्याण नहीं है? उनकी कल्याण की परिभाषा क्या है? वो केवल फॉल्ट लाइन को क्रिएट करके, वो केवल झगड़े के नए मुद्दे क्रिएट करके खुद चर्चा में बने रहना चाहते हैं। ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों का शोषण, मुसलमानों के संग भेदभाव के फर्जी जो बोगी वो खड़ी कर रहे हैं। यही जबान ओवैसी की भी है, यही जबान यूपी में अखिलेश यादव की भी है, यही जबान कांग्रेस के नेताओं की भी है। इनको लगता है केवल इसी मुद्दे को उठा करके वो पूरे दुनिया में भारत को बदनाम कर सकते हैं, और वो ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यूएनओ में कोई प्रस्ताव आए और इंडिया में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पोस्ट हो जाएं, जैसा कि तमाम अन्य देशों में होता रहा है। तो ये बहुत ही ये फारूक अब्दुल्ला का ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही खतरनाक खेल है। और वो जो ये और इस तरीके का जो वो मामला उठा रहे हैं, उनकी पत्नी खुद जो है ब्रिटिश नागरिक हैं, और वो लंदन में और वो ज्यादातर लंदन में रहते हैं फारूक साहब, और मौका और बीच बीच में जाते भी रहते हैं, लंबे समय तक वहां रहते हैं। तो फारूक साहब को इस पूरे मुद्दे की गहराई मालूम है, वो क्या बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि इस तरह की बात वो उठाएंगे तो उनको देश का सेकुलर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, खास करके वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन का गार्जियन उनको जगह देगा। और केवल यही मुद्दा उठा करके वो चर्चा में बने रह सकते हैं। और उनको भी मालूम है कि जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी, जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव वहां भी होगा। और जहां तक वो चाहते हैं कि उनको स्टेटहुड दे दिया जाए, तो ये तो वो सपना देख रहे हैं। उनकी ये मांग तो अब मैं नहीं समझता उनके जीवन काल में पूरी होने वाली। ये इस्लामिक जिहादियों के जितने करतूत होती हैं उस पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं? ये दूसरी कम्युनिटी पे यानी हिंदुओं पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन इस्लामिक जिहादियों के कारनामों पर चुप्पी साध जाते हैं सारे। सर, सेकुलर राजनीति का जो इतिहास आप देखिए, आजादी के पहले से लेके आज तक, उसकी बुनियाद ही है विक्टिम कार्ड। दिल्ली में पिछले 4-5 सालों में 1 दर्जन से अधिक हिंदू लड़कों को की हत्या की है मुसलमान अपराधियों ने। कभी मामला आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हमेशा अगर एक कोई मुसलमान के ऊपर तो अगर कोई घटना हो गई, तो देश में इंटॉलरेंस फैल गई, लिंचिंग हो गई। आज भी लिंचिंग को मुद्दा बनाया जाता है। झारखंड में दंगे के कुछ आरोपी थे, वो जेल काट के आए, और जब उनकी रिहाई हुई, तो जो वहां के बीजेपी के सांसद ने अपने घर में उनका स्वागत किया, और उनको मिठाई खिलाई। आज भी सारे मुस्लिम प्रवक्ता टीवी चैनलों में आकर के इस बात को दोहराते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलते कि भाई क्या हुआ, ये दिल्ली में लड़के इतने कैसे मार दिए गए। कल किशनगंज में हिंदुओं का मंदिर जला दिया गया, आपने खबर देखी होगी। कई मंदिर उसमें जल गए और उसमें तमाम हिंदुओं के घर थे, सब जल गए। उसके ऊपर किसी का बयान नहीं आएगा। और वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उसको सीमांचल कहा जाता है बिहार का, और वो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं।
जो जो इन्फिल्ट्रेट आके जो 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 वहां घुसपैठ करके आए हैं, अब आज पूरे जिले में उनका बहुमत हो गया है। वो जिला है पूर्णिया और ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है किशनगंज। यहाँ से सदैव जो है मुस्लिम एमपी ही निर्वाचित होता है। कांग्रेस के भी हो चाहे चाहे आरजेडी के हो, मुसलमानी होते, इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। ये हमेशा उनको ये मालूम है कि जब वो विक्टिम कार्ड का खेलेंगे तो जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो उनके पीछे खड़ी हो जाएंगी और सबसे ऊपर आएगा वामपंथी मीडिया और वामपंथी दल। इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाकायदे किताब लिख करके, प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान के गठन का निर्माण किया। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में, एकेडमिक वर्ल्ड में और यूनिवर्सिटियों में हर जगह इनका इतना कब्जा था कि देश को यह मालूम है कि वीर सावरकर ने माफी मांगी। वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए सारा काम जो है कांग्रेस के इशारे पर वामपंथियों ने किया। डॉक्टर विक्रम संपत की 2 वॉल्यूम में किताब आई है, उसके बाद अब थोड़ा ये लोग चुप हुए हैं। और आज भी ये लोग बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि आरएसएस तो अंग्रेजों का मुखबिर था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 1931 में जो इरविन पैक्ट हुआ था और 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उन 11 सालों में कांग्रेस ने क्या आंदोलन किया था। वो ये भी नहीं बताते हैं कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को नहीं बने थे। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 2 सितंबर 1946 को बने थे और उन्होंने ब्रिटिश क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। ये बात भी नहीं बताते वो लोग। तो ये सब जो है, ये सब जिस तरीके से इतिहास पे कब्जा रहा है वामपंथियों का, और अब इनके वामपंथियों के काले इतिहास की परतें अब खुल रही हैं, जो पिछले 70 सालों में, 75 सालों में कांग्रेस के छत्र छाया में फला फूला है। इनका जो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो जेएनयू है। तो जो पूरा दिल्ली का जो वामपंथी इकोसिस्टम है, वो हमेशा फारूक अब्दुल्ला के पीछे खड़ा होगा, वो खड़ा होगा असदुद्दीन ओवैसी के पीछे खड़ा होगा। वो कभी भी जो है किसी हिंदू के पीछे नहीं खड़ा होगा। जो अभी घटना हुई है पिछले महीने कानपुर में, एक महिला जल के मर गई, जिसका घर जला दिया, घर को गिरा दिया था तहसीलदार ने। इत्तेफाक अब वो महिला ब्राह्मण थी। अगर वो महिला कहीं मुस्लिम होती या दलित समुदाय की होती तो अब तक वो अंतर्राष्ट्रीय घटना बन गई होती। आपको मालूम है अक्टूबर में 2020 अक्टूबर में जो घटना हुई थी सो कॉल्ड रेप की, उसमें क्या हुआ था? उसमें केरल से लोग आए थे और अभी इसी महीने फैसला उसमें आ गया है। कोर्ट ने एक आदमी के अलावा सबको रिहा कर दिया, सबके सारे के सारे बरी हो गए और वो मामला पॉलिटिकल था। तो फारूक साहब को जो है जो निर्बाध विक्टिम कार्ड खेलने की जो उनको आदत पड़ी हुई है, वही वो आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपको। नमस्कार। नमस्कार।